अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के आज हम जो है स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमने डिफरेंट अराइवल टाइम्स, डिस्टिंक्ट अराइवल टाइम्स पे शुरू किया था, जिसमें हमने अराइवल टाइम्स को डिफरेंट लिया था। यानी इससे पहले जो हमने राउंड रॉबिन किया था उसमें हमने अराइवल टाइम सबका ज़ीरो लेके चेक किया था। इस बार हम इसके अराइवल टाइम सबका डिफरेंट रखेंगे और बर्स्ट टाइम्स मैंने वही लिए हैं जो राउंड रॉबिन में हमने पहले लिए थे, बस इसमें अराइवल टाइम सबके डिफरेंस है। क्वांटम टाइम भी सेम है 2। क्वांटम टाइम अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, क्वांटम टाइम आपका वो टाइम होता है जितने टाइम बाद आपको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करनी होती है, यानी दूसरे प्रोसेस को मौका देना होता है प्रोसेसिंग का। ठीक है, तो ये राउंड रॉबिन का हमारा है एल्गोरिथम, जिसमें हम यहाँ पे गैंट चार्ट बनाएंगे सबसे पहले, उसके बाद हम ये टेबल फिल करेंगे उसकी मदद से, और फिर इन फार्मूलाज की मदद से जो हम शुरू से यूज़ करते हुए आ रहे हैं उसकी मदद से कैलकुलेशंस करेंगे। इसमें हम निकालेंगे एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, थ्रूपुट, सीपीयू यूटिलाइजेशन जिसको आप एफिशिएंसी भी कह सकते हैं, या इनएफिशिएंसी जिसको हम टाइम वेस्टेड भी कह सकते हैं। तो सवाल शुरू करते हैं स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स का। यहाँ पर हमारे पास 3 प्रोसेसेस गिवन है, अराइवल टाइम 2, 4, 8 के साथ, और उनका बर्स्ट टाइम है 30, 6 और 8। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो 0 टाइम पर कोई अराइव नहीं हो रहा है, पहला प्रोसेस अराइव हो रहा है 2 पे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक बना दूंगा आइडल का, आइडल 0 से लेकर 2 तक, क्योंकि 0 से लेकर 2 तक मेरे पास कोई प्रोसेस नहीं आया तो वो मेरा आइडल टाइम होगा। यानी इस टाइम पे मेरा सीपीयू फारिग बैठा हुआ था, उसके पास कोई काम नहीं था करने के लिए। और क्योंकि उसका क्वांटम टाइम इज इक्वल्स टू 2 है, तो हमें 2-2 के ब्लॉक से बनाना होगा हर प्रोसेस का टाइम स्लॉट। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला प्रोसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं P1 अराइव हुआ था 2 पे, जिसका बर्स्ट टाइम 30 है। लेकिन राउंड रॉबिन में क्या करना होता है कि आपको बार बार स्विच करना होता है राउंड रॉबिन के अंदर, जितना क्वांटम टाइम दिया होता है उस हिसाब से। तो क्वांटम टाइम 2 है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं प्रोसेस 1 को चला दूंगा 2 दफ़ा, यानी 2 से 4 तक। जब 2 से 4 तक चल जाएगा तो मैंने चेक करना है क्या ऐसा कोई प्रोसेस है जो 4 पे आया है दूसरा, या मुझे इसी वाले को कंटिन्यू करना है। तो अगर हम देखें तो प्रोसेस 2 जो है अराइव हो गया था 4 पे, तो अब हम यहाँ पे करेंगे कॉन्टेक्स्ट स्विच, यानी प्रोसेस दूसरा चलाएंगे, और इसको भी हम 2 टाइम्स चलाएंगे क्योंकि हमारा क्वांटम टाइम 2 है, तो ये चलेगा 4 से 6 तक। अब आप देख सकते हैं 6 पे हमारे पास पी प्रोसेस नंबर 3 जो है अराइव नहीं हुआ है अभी तक, वो 8 पे अराइव होगा। इसका मतलब है हमारे पास कोई और नया प्रोसेस नहीं है क्यू में, तो हमें वापसी से क्यू को रिपीट करना पड़ेगा, यानी प्रोसेस 1 को वापसी चलाना पड़ेगा। तो प्रोसेस 1 को जब हम वापसी चलाएंगे तो ये हो जाएगा 6 से 8 तक। अब आप देख सकते हैं 8 पे मेरे पास नया प्रोसेस अराइव तो हुआ था, लेकिन अब हम जो क्यू के हिसाब से चल रहे हैं ना, मैं आपको बोलूँगा कि आप सीक्वेंस में चलें। आप चाहें तो आप यहाँ पे P3 को भी चला सकते हैं क्योंकि आपको स्विच करना होता है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप सीक्वेंस में चला करें। कि अभी P1 चल रहा था, हालांकि 8 पे P3 अलाइव हो चुका है, लेकिन अभी आप उसके बाद जब आपने पहले P2 को चलाया था तो आप P2 को ही चलाएं, और जब 8 से 10 तक ये पहुंच जाए तो उसके बाद अब आप P3 को चला सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी अराइव हो चुका है। तो इसको भी अगर मैं चला दूंगा 10 से 12 तक, ठीक है। इसके बाद प्रोसेस 1 को मैं वापसी चला सकता हूँ क्योंकि प्रोसेस 1 के पास तो बर्स्ट टाइम बहुत सारा है, तो ये तो चलता ही रहेगा अभी थोड़े टाइम तक। उसके बाद अगर प्रोसेस 2 को मैं दोबारा चलाता हूँ तो ये हो जाएगा 16। और एक बात अगर आपने नोट की है तो प्रोसेस 2 का बर्स्ट टाइम 6 था, जो कि 3 दफ़ा चल के ख़त्म हो चुका है, 2 टाइम्स। ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास सिर्फ 2 प्रोसेस रहते हैं, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 3। तो इसके बाद मैं प्रोसेस 3 को चलाऊँगा, जो कि मेरा चलेगा 16 से 18 तक, और उसके बाद वापसी प्रोसेस 1 रिपीट हो जाएगा 18 से 20 तक। और अगर मैं गिनूँ मेरे प्रोसेस 3 के कितने हो गए, 1 2, ये अभी 2 ही हुए हैं, यानी इसमें अभी और चलना बाकी है। और तो मैं P3 को ही वापसी चलाऊँगा, जो कि हो जाएगा मेरा 20 से 22। ठीक है, और मेरा प्रोसेस 3 का जो बर्स्ट टाइम है वो 8 है। ठीक है, तो ये जब तक 8 नहीं हो जाता मैं इसको कंटिन्यूसली चलाता रहूँगा। तो अभी इसके बाद जो है मेरे पास होगा P1 जो है मेरा चलेगा 22 से 24 तक। ठीक है, अब इसके बाद मेरा प्रोसेस 3 वापस ही रिपीट होगा आखिरी दफ़ा, क्योंकि प्रोसेस 3 अभी हमने 3 दफ़ा चलाया है, चौथी दफ़ा जब ये चल जाएगा तो इसका बर्स्ट टाइम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 24 से 26।
ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारे पास है आखिरी दफ़ा प्रोसेस 1 बचा है। तो अब हमने क्या करना है, अब आप चाहें तो दो दो के ब्लॉक से पूरे ब्लॉक्स बना दें P1 के जो रिमेनिंग बर्स्ट टाइम है, या फिर आप एक ब्लॉक में भी बता सकते हैं कि अब जो बचा हुआ पूरा ब्लॉक है वो बर्स्ट टाइम, जो पूरा बचा हुआ बर्स्ट टाइम है वो प्रोसेस 1 चल जाएगा, क्योंकि आपका कोई और प्रोसेस नहीं बचा जो आपको कॉन्टेक्स्ट स्विच करना पड़े, तो आपको अलग अलग ब्लॉक बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम P1 का देखें तो P1 यहाँ पर 2 टाइम्स चला, यहाँ पर 2 टाइम्स चला, 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 टाइम्स वो चल चुका है, 20 टाइम्स उसका रह चुका है, क्योंकि बस टाइम्स का टोटल 30 है। तो मैं अगर यहाँ पे 20 टाइम्स उसको और चला देता हूँ वो हो जाएगा 46। तो 26 में मैंने 28 कर दिया तो वो 46 हो गया है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका बर्स्ट टाइम, क्योंकि बर्स्ट टाइम आपका 44 इसलिए है क्योंकि आपके दो आइडल स्टेट भी आ रहे हैं, इस वजह से आपके गैंट चार्ट में दो ज़्यादा आ रहे हैं। अगर ये आइडल टाइम को अगर आप हटा दें तो ये 44 ही बनेगा टोटल बर्स्ट टाइम। अब इसके बाद हम जो है इस टेबल की मदद से आप टेबल कंप्लीट, इस गैंट चार्ट की मदद से टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो P1 का मेरा जो कंप्लीशन टाइम है जो सबसे आखिरी में आया वो है 46। P2 का मेरा कंप्लीशन टाइम, P2 मेरा यहाँ पे कंप्लीट हुआ था 16 पे, और P3 आखिरी दफ़ा मेरा कंप्लीट हुआ था 26 पे। तो इसी के साथ अब मैं इसका निकालूंगा टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का आपको अगर फॉर्मूला याद है तो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को माइनस कर दो। कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को माइनस कर दो तो आपके पास आ जाता है ये टर्न अराउंड टाइम, जो कि आ गया 46 में से 2 को माइनस करके 44। अब बकिया भी मैंने इसी तरह निकाल लिया है कि आपका 16 में से 4 माइनस करके 12, 26 में से 8 माइनस करके 18। अब इसी के साथ अगर हम बात करें वेटिंग टाइम की, तो वेटिंग टाइम का आपके पास फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम में से आप बर्स्ट टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो आपका जो टर्न अराउंड टाइम होता है उसमें से आप अपना प्रोसेस का बर्स्ट टाइम को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आपका वेटिंग टाइम निकल जाएगा कि एक प्रोसेस को कितना वेट करना पड़ा था उसकी प्रोसेसिंग के दरमियान या उसकी प्रोसेसिंग से पहले। ठीक है, तो इसका आया है 14, क्योंकि दो दो का गैप बीच में आया था तो इस वजह से टोटल टाइम इसका 14 आया है। अगर आप चाहें तो ये टाइम आप गैंट चार्ट में भी गिन सकते हैं। तो इसी के साथ अगर हम इसका निकालें रिस्पॉन्स टाइम, तो रिस्पॉन्स टाइम आपका होता है, इसका फॉर्मूला है आपके पास फर्स्ट सीपीयू टाइम माइनस अराइवल टाइम, यानी आपके प्रोसेस को जो पहली दफ़ा सीपीयू मिला है उसमें से अराइवल टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो आपके P1 को सबसे पहले सीपीयू मिला था 2 पे और अराइवल टाइम भी उसका 2 था, तो उसका रिस्पॉन्स टाइम होगा 0। तो आपका प्रोसेस 2 का 4 पे सबसे पहले सीपीयू मिला था और उसका अराइवल टाइम भी 4 है तो उसका भी हो जाएगा 0। और आपका प्रोसेस 3 का उसको सबसे पहले सीपीयू मिला था 10 को और उसका अराइवल टाइम था 8, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 8 2। तो हमारा रिस्पॉन्स टाइम भी यहाँ पर अलग आया है। अब आप देख सकते हैं हमारे पिछले सवालों के ज़्यादातर जो है रिस्पॉन्स टाइम वेटिंग टाइम के इक्वल आया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था वो प्रीएम्प्टिव वाले में ज़्यादातर आपका ऐसा होता है कि रिस्पॉन्स टाइम डिफरेंट आता है, क्योंकि राउंड रॉबिन आपका है ही प्रीएम्प्टिव और आपका अराइवल टाइम भी यहाँ पर डिफरेंट है, तो इस वजह से आपका रिस्पॉन्स टाइम भी वेटिंग टाइम से डिफरेंट आया। अब इसी के साथ चलते हैं हम कैलकुलेशंस की तरफ। तो कैलकुलेशंस में सबसे पहले हमें निकालना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम, जिसके लिए हमें सारे टर्न अराउंड टाइम को आपस में ऐड करना पड़ेगा, जो कि है हमारे पास 44, 12 और 18। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 44 प्लस 12 प्लस 18, और इसको मैंने डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस से, जो कि मेरे 3 थे। तो ये आ गया आपके पास 24.66 एक प्रोसेस का एवरेज टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम निकालने के लिए भी सब सेम चीज़ करनी है, हमें वेटिंग टाइम चाहिए होंगे 14, 6 और 10। तो 14 प्लस 6 प्लस 10, और इसको भी मैं डिवाइड कर दूंगा 3 से। ये आपके पास एक एवरेज वेटिंग टाइम आ गया एक प्रोसेस का 10। तो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम भी इसी तरह हमारा निकलेगा, जो कि हमारा ओनली 2 है, बाकी 2 0 हैं। तो मैं यहाँ पे 2 को डिवाइड कर दूंगा मैं टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस से, तो ये आ गया मेरा 0.66। अब थ्रूपुट निकालना है। थ्रूपुट निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे ऊपर गिवन है, टोटल बर्स्ट टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस। तो टोटल बर्स्ट टाइम हमारे कितने थे, 30 प्लस 6 प्लस 8, ये थे 44। तो अब आप यहाँ पे अगर गैंट चार्ट से गिनेंगे, MX कंप्लीशन देखेंगे, तो ये आपका आइडल स्टेट भी आ जाएगा, तो ये चीज़ आपकी गलत हो जाएगी। तो आप बर्स्ट टाइम इसी से देखा करें। तो आपके 44 बर्स्ट टाइम है और 44 बर्स्ट टाइम को डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस से, जो कि 3 है, तो ये आपका 14.66 थ्रूपुट आ चुका है। CPU यूटिलाइजेशन का फॉर्मूला होता है आपके पास
मैक्स कंप्लीशन टाइम में से ओवरहेड को माइनस कर दो और मैक्स कंप्लीशन से ही डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, आपको परसेंटेज में आंसर मिल जाएगा। तो हम यही करते हैं। मैक्स कंप्लीशन इसका क्या था 46, जो कि हम देख सकते हैं गैंट चार्ट में। तो 46 माइनस, अब आपका ओवरहेड आया है। ओवरहेड हमारे पिछले सवालों में मेरा नहीं ख्याल कहीं आया था, 1-2 एल्गोरिथम में आया होगा, स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम में। यहाँ पर हमारा आया है आइडल टाइम 2 टाइम्स। तो ये हमारा आइडल टाइम ही होता है जिसको हम ओवरहेड भी बोलते हैं। तो ये हमारा 2 आया है, तो मैं यहाँ पे 2 मेंशन कर देता हूँ और डिवाइड कर देना है हमें वापस से मैक्स कंप्लीशन से और फिर मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। वो मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया एक, लेकिन वो फिर भी उसने आंसर दे दिया। 95.65 यहाँ पर उसका एफिशिएंसी आई है, यानी सीपीयू ने आपका 95.6% काम किया था पूरी प्रोसेसिंग में। खाली वो जो 2 आइडल टाइम आए थे उस वजह से इसका 0.5% कट गया है। अब इन एफिशिएंसी में अब हम निकालते हैं कि कितना टाइम उसने वेस्ट किया है इन परसेंटेज। तो ये आना चाहिए उसका बचा हुआ हिस्सा। तो उसके लिए चाहिए टोटल ओवरहेड्स जो कि थे हमारे पास 2, और उसको डिवाइड कर देना है हमने मैक्स कंप्लीशन से 46 से और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से ताकि परसेंटेज में आंसर आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं 4.34 ये आपके, अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो ये हमारा 100% बन जाएगा। टाइम वेस्टेड आप सिंपल गैंट चार्ट से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना आइडल टाइम आया है, वही आपका टाइम वेस्टेड होता है इन नंबर्स। तो हमारा 2 दफ़ा आइडल टाइम आया था 0 to 2, तो हम यहाँ पर 2 मेंशन कर देंगे। तो इसी के साथ हमारी सारी कैलकुलेशन भी यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। मैं आपको एक दफ़ा ओवरव्यू दिखा देता हूँ सवाल का। ये हमारा राउंड रॉबिन का क्वेश्चन था विद क्वांटम टाइम 2, जिसका हमने कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम निकाला गैंट चार्ट की मदद से और फिर इन फॉर्मूलाज की मदद से हमने ये कैलकुलेशंस की। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।